हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करती हूँ तैयारी आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी। और आज है डे 21। आज कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज है और कल का, आज का और कल का जो है हम लोग सेशन करेंगे। वैसे तो आप लोग बहुत जगह पढ़ रहे हैं, बहुत सारे जो है आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह करवाए भी जा रहे हैं, मगर मैं आप लोगों के लिए परसों जो है कि परीक्षा में क्या करें क्या ना करें, ये इससे संबंधित एक चीज़ जो है आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी। क्योंकि जैसे आप लोग सब जानते हैं कि आपने तैयारी बहुत अच्छी करी, सब कुछ बहुत बढ़िया करा, लेकिन आप एग्ज़ाम में पहुँचे और आपके पास ब्लैक बॉल पेन नहीं है। और आप किसी से पेन माँगते हैं और वो आपको देने से मना कर देता है कि भई मेरे पास तो एक ही, और आप टीचर की तरफ उम्मीद से देखते हैं, वो भी मना कर देते हैं और कर भी देते हैं, क्योंकि आजकल इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि टीचर्स भी देने को तैयार नहीं है। क्या करेंगे इस समय? कभी सोचा है कि क्या करेंगे उस समय? अगर पेन ले जाना भूल जाएँ तो? तो ये कुछ इस तरीके की बातें, मतलब ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि जैसे ऐसा हुआ था पिछली बार जब पेपर देने के लिए लोग आए थे, तो ऐसा हुआ था कि वो ब्लू पेन लेकर आए थे, जबकि पेपर में साफ लिखा हुआ है कि आपको केवल ब्लैक बॉल पेन से ही पेपर को जो ओएमआर भरनी है वो ब्लैक बॉल पेन से भरनी है। लेकिन लोगों ने क्या करा कि वो ब्लू पेन लेकर आए थे। अब आपको मैं ये बताऊँ कि ब्लू पेन लेके आने के बाद अब आप ऑब्वियसली जब उसमें साफ मना है, आप ब्लू पेन से कैसे कर लोगे? आप उस बात पे बहस नहीं कर सकते हो। तो इतनी समय की तैयारी आपकी बेकार हो सकती है, एक छोटी-सी चीज़ से। यही छोटी-छोटी बातें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करें, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड टीचर ये चीज़ मैं आपको इसलिए ज़रूर बताऊँगी क्योंकि देखो, एग्ज़ाम की तैयारी आपको बहुत लोग करवा रहे हैं। बट उनमें से कितने लोग एक्सपीरियंस्ड है, कितने नहीं, ये आपको भी नहीं पता। मगर मुझे एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगी, जिससे आप जो तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी को आप एग्ज़ाम में उस पे खरे उतर पाएँ और आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो प्लीज़ परसों जो है वो मेरा जो वीडियो है वो मतलब प्लीज़ मैं क्यों कहूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके काम का है तो आप देखिएगा, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना जी? तो यहाँ से अब मैं आप लोगों को अपना जो आज का मेरा सेशन है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। और आज का सेशन मेरा बेसिकली 2 पार्ट्स में मेरा सेशन है ये। और तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहले लिटरेरी फॉर्म्स एंड पोएटिक टेक्निक्स का है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिजी, कि एलिजी का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? तो ये आप सभी को पता है कि ये है इसका आंसर, इट मॉर्न्स द लॉस ऑफ समवन हु डाइड। द आंसर इज बी। फ्री वर्स पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय, फ्री वर्स जो कि फ्रेंच जिसका टर्म जो है वर्स लिब्रे है, यानी कि लिबरेटेड वर्स, जिस वर्स में क्या नहीं होता, ना मीटर होता ना राइम स्कीम होती, उसे क्या कहते हैं? फ्री वर्स। आयम्बिक पेंटामीटर कंसिस्ट ऑफ, आयम्बिक पेंटामीटर जो है उसमें कितने सिलेबल्स होते हैं? तो देखिए इसको ऐसे समझिए, ये जहां पर भी 5 4 ये है ना, इसमें इंटू 2 लगा दीजिए, और इंटू 2 लगा के इससे होगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 सिलेबल, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 6 इंटू 2 12, और 3 इंटू 2 यानी कि 6। और इनके सबके जो नाम है, अगर आप इन्हें 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 5। तो जो 5 फीट कहते हैं, तो 5 आयम्स या 5 फीट जो कहते हैं, तो आयम जो है पेंटामीटर। और 4 फीट जो होता है वो होता है आपका टेट्रामीटर। अगर आप 12 जो है यानी कि 6 फीट होता है तो उसका मतलब होता है हेक्सामीटर। और अगर जो आपने 3 फीट होता है तो होता है ट्राईमीटर। तो यहाँ पर ये 5 आयम्स पर लाइन का मतलब होता है कि आयम्बिक यानी कि जो अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का जो एक वो चलता है वो कितनी बार आता है? 5 बार अनस्ट्रेस्ड आते हैं और 5 बार जो है वो स्ट्रेस्ड आते हैं। तो इसका आंसर है ए। Which metrical foot consists of two unstressed syllables followed by a stressed syllable? पहले इसको ऐसे समझिए कि इनमें से कौन सा जो है अनस्ट्रेस्ड और ये होता है स्ट्रेस्ड। तो भाई देखो यहाँ पर ना एक चीज याद रखना, ये है आपका आई एम, ये ट्रॉची इसका उल्टा है,
और ये है डेक्टाइल और ये है एनापेस्ट। अगर इसको बता दूंगी तो ये भी पता चल जाएगा। तो विच मेट्रिकल फुट, दैट इज एनापेस्ट। और डेक्टाइल इसका उल्टा होता है, पहला स्ट्रेस्ड और बाकी के दो अनस्ट्रेस्ड, और इसे लॉन्ग सिलेबल भी कहते हैं, स्ट्रेस्ड को लॉन्ग। द थेमेटिक आर्ट ऑफ अ मॉडर्न एलिजी टिपिकली इंक्लूड्स, जो आजकल की मॉडर्न एलिजी होती है उसमें क्या क्या होता है। पहले ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन से पता चल रहा होगा। सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो दुख से होती है, यानी कि टोन जो पहले होती है वो पेसिमिस्टिक होती है। उसके बाद रिफ्लेक्शन आता है, और उसके बाद जो होता है वो कंसोलेशन या ऑप्टिमिस्टिक टोन पर वो खत्म होती है। चाहे आप लिसिडस पढ़ लो, चाहे आप कोई सी भी पोयम पढ़ लो, शुरुआत नेगेटिव होती है मगर अंत जो होता है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। द आंसर इज बी। Which of the following poet is known as the American father of free verse? Father of free verse किसे कहते हैं? Father of free verse कहते हैं वॉल्ट विटमैन को, जिनकी बहुत ही फेमस पोयम है एलटी में ओ कैप्टन माय कैप्टन, जो उन्होंने उससे हटकर लिखी है, उसमें उन्होंने फ्री वर्स यूज नहीं किया है। अ डेक्टाइल कंसिस्ट ऑफ, अभी आपको मैंने ये चीज बता दिया था कि डेक्टाइल एनापेस्ट का उल्टा होता है। तो डेक्टाइल कंसिस्ट ऑफ, जल्दी फटाफट देखिए और बताइए, इनके सबके नाम भी बताइए। A dactyl consists of one stressed followed by two unstressed. One stressed followed by two unstressed followed by one stressed, that is anapace. Two stressed spondy, or one unstressed followed by one stressed, that is iambic. Which metrical pattern contains 7 feet per line? 7 feet, ये देखो, पेंटामीटर होता है 5 फीट, हेक्सामीटर 6 फीट, हेप्टामीटर 7 फीट, ऑक्टामीटर 8 फीट। और इसका मतलब होता है इनमें कितने सिलेबल होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो सिलेबल निकल आते हैं। ये सिलेबल हैं, और अगर इनको डिवाइड कर दोगे तो फीट निकल आएंगे। 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हुआ, 7 फीट किस में आ रहा है, दैट इज हेप्टामीटर। फ्री वर्स पोइट्री बिकेम पॉपुलर प्राइमरली ड्यूरिंग, फ्री वर्स पोइट्री जो पॉपुलर बनी है वो कौन से एरा में हुई है, दैट इज इन द अर्ली 20th सेंचुरी, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द अर्ली 20th सेंचुरी में। इन क्लासिकल लिटरेचर एन एलिजी वॉज रिटन इन, देखो एलिजी का जो ओरिजिन है वो ग्रीक ओरिजिन है। तो उस समय कोई भी पोयम होती थी, चाहे वो खुशी की हो, चाहे वो विक्ट्री की हो या दुख की हो, उसका एक एलिजियक मीटर होता था। ऑल्टरनेटिवली एक लाइन जो है वो आयम्बिक हेक्सामीटर, सॉरी डेक्टाइलिक हेक्सामीटर, और एक जो है डेक्टाइलिक पेंटामीटर में लिखी जाती थी। कोई भी पोयम में अगर ये स्ट्रेस पैटर्न रखा जाता था तो उसे एलिजी माना जाता था। एलिजी वॉज नॉट बेसिकली अ पोयम फॉर मॉर्निंग, ये माना जाता था कि कोई भी पोयम अगर इस मीटर में लिखी गई है तो वो एलिजी है। तो इसकी ये यहाँ पर क्लासिकल में इसको एलिजियक मीटर होता। अब एलिजियक मीटर भी याद रखिएगा क्या होता है, अल्टरनेटिंग डेक्टाइलिक हेक्सा एंड पेंटा, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री वर्ड्स। इनमें से कौन सा फ्री वर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो भाई देखो यहाँ पर जो है फ्री वर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, प्री डिटरमाइंड मेट्रिकल पैटर्न्स। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई अगर आप पहले से ही डिटरमाइन कर लोगे कि कौन कौन कैसे पैटर्न में से लिखना है तो वो फ्री वर्ड्स रह ही नहीं जाएगा। फ्री वर्ड्स का मतलब ही होता है ना राइम ना मीटर। ट्रोचेइक मीटर कंसिस्ट ऑफ, अगर अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो बताओ जरा। ट्रोचेइक मीटर कंसिस्ट ऑफ, ट्रोचेइक मीटर कंसिस्ट ऑफ, ये मैंने आपको बताया भी था कि ट्रोचेइक मीटर जो होता है वो उल्टा होता है आयम्बिक का, तो ये होता है वन स्ट्रेस्ड, और नेक्स्ट वन इज
अनस्ट्रेस्ड। द आंसर इज बी। आप लोगों ने भी बता ही दिया होगा, द आंसर इज बी। द टर्म एलिजी इन मॉडर्न इंग्लिश, भाई देखो पहले जब कोई भी पोएम होती थी, अगर वो एलिजी एक मीटर में लिखी जाती थी तो उसे एलिजी मानते थे, लेकिन आज कोई भी पोएम अगर मॉर्नफुल पोएम है तो उसको क्या माना जाता है, एलिजी माना जाता है। तो 13 का आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्डी। स्पॉन्डी का मतलब होता है जिसमें दोनों सिलेबल स्ट्रेस्ड होते हैं, दोनों सिलेबल स्ट्रेस्ड होते हैं। शेल आई, शेल आई, द विंड, द विंड, ब्रेक ब्रेक, एक सा बोल रहे हैं तो दोनों ही है, तो दैट इज, ये है आपका स्पॉन्डी। बैलेट मीटर टिपिकली फॉलोज विच पैटर्न। देखो बैलेट मीटर जो होता है, यानी कि जो बैलेट जिसमें लिखा जाता है वो ए बी सी बी होता है। वैसे जो बैलेट स्टेंजा होता है ए बी सी बी, पहली लाइन में 4 फीट होते हैं यानी कि 8 सिलेबल, और दूसरी लाइन में जो होते हैं वो 6 सिलेबल्स होते हैं। तो ये ऐसे कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4343 जो है वो आपका आ जाएगा, यानी कि पहली लाइन में टेट्रामीटर, दूसरी लाइन में ट्राईमीटर, इस तरीके से चलता है। सो द आंसर इज ए बी राइम विथ 4343 स्ट्रेस, यानी कि एक लाइन में 4 स्ट्रेस 4 अनस्ट्रेस्ड, एक लाइन में 3 स्ट्रेस 3 अनस्ट्रेस्ड। The Pre-Raphaelite Brotherhood was founded. Pre-Raphaelite Brotherhood was the name of a group जिसके जो मेंबर थे, जो लीडर थे, वो डीजी रोजेटी थे, और जिन्होंने रेनेसांस के दौरान, जो हाई रेनेसांस में जो रैफेल थे, उनकी पेंटिंग्स को उन्होंने मतलब उन्होंने कहा था कि हम लोग रैफेल से पहले जिस तरीके की पेंटिंग्स बनाई जाया करती थी, हम उस पर जो है वो वैल्यू देंगे। देयर शुड बी सिम्बलिज्म, देयर शुड बी विविड कलर्स और मोर नेचुरल थिंग्स। तो वो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड जो है उसको जो वो आया था ग्रुप अपने फॉर्मेशन में, दैट केम इन 1848। प्री रेफेलाइट रिजेक्टेड द इन्फ्लुएंस ऑफ, आपको पता ही है, रेनेसांस आर्ट आफ्टर रैफेल। रैफेल वाज द पेंटर। Which of the following was not a founding member of the pre-Raphaelite Brotherhood? इनमें से कौन से मेंबर नहीं थे? डीजी रोजेटी थे जिन्होंने द ब्लेस्ड डेमोजेल पोएम लिखी है, हॉलमैन हंट भी थे, जॉन एवरेट भी थे, लेकिन ये जॉन विलियम वाटरहाउस जो है वो इसके मेंबर नहीं थे, फाउंडिंग मेंबर नहीं थे इसके। प्री रेफेलाइट आर्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, प्री रेफेलाइट जो आर्ट है वो कैरेक्टराइज्ड है आपकी किस चीज से? दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अभी मैंने आपको बताया, विविड डिटेल्स, इंटेंस कलर्स एंड सिंबलिज्म। ऐसे क्वेश्चन तो अगर आ जाए देखते ही जो है आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। मॉडर्निज्म इन लिटरेचर एमर्ज्ड इन, मॉडर्निज्म लिटरेचर में आया था कब? भाई देखो मॉडर्न एज आई थी विक्टोरियन एज के बाद, तो दैट केम इन मतलब लेट 19th एंड अर्ली 20th। Which technique is characteristic of modernist literature? Which technique is characteristic of modernist literature? Strict adherence to Victorian moral code, stream of consciousness, epi storytelling, pastoral। भाई देखो मॉडर्निस्ट लिटरेचर की है दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि विचारों का प्रवाह। मॉडर्निस्ट राइटर्स रिजेक्टेड, मॉडर्न राइटर्स ने क्या रिजेक्ट करा है? ट्रेडिशनल रियलिज्म, ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, साइकोलॉजिकल। किस चीज को जो है उन्होंने रिजेक्ट करा है? उन्होंने सब तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, साइकोलॉजिकल डेप्थ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के माध्यम से दिखाई है, अर्बन थीम्स के माध्यम से एलिनेशन दिखाया है, यानी कि बी सी डी उन्होंने रिजेक्ट नहीं करा। तो ट्रेडिशनल रियलिज्म बेसिकली उन्होंने कन्वेंशनल लिटरेरी मेथड्स को हटा के अवॉन्गार्ड यानी कि नए मेथड्स को उन्होंने जगह दी है। विच थीम इज सेंट्रल टू मॉडर्निस्ट लिटरेचर? पेस्टोरल लाइफ, वो रोमांटिक एज की है। हीरोइक नोबिलिटी, आप हीरोइक नोबिलिटी की बात करें तो ये रेनेसांस की या उसमें है। एलिनेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, डिवाइन प्रोविडेंस, दैट इज एलिनेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। और ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एलिनेशन और फ्रेगमेंटेशन, जिसका सबसे अच्छा रूप आपको टीएस इलियट का वेस्टलैंड जो है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। द प्री रेफेलाइट पीरियोडिकल वॉज कॉल्ड, इन्होंने एक पीरियोडिकल निकाला था और उसका नाम था द जर्म, दैट वाज द जर्म। मॉडर्निज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, इन सभी की
इसको छोड़ एक चीज को छोड़ के सब कुछ मॉडर्निज्म में देखने को मिलता है। क्या एक्सपेरिमेंटेशन है, इंडिविजुअलिज्म है, सिंबलिज्म है, क्या नहीं है? अगर फॉर्म को अधरेंस नहीं है तभी तो एक्सपेरिमेंट किया गया है। स्ट्रिक्ट अधरेंस टू क्लासिकल फॉर्म्स, ड्रामेटिक फॉर्म्स हैं ये। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी लाइज इन, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी जो है उसमें प्राइमरी डिफरेंस बताइए क्या है? द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी लाइज इन, देखो भाई बहुत आसान है कि ट्रेजेडी और कॉमेडी के बीच में जो अंतर है वो है आपका दैट इज पर्सपेक्टिव एंड आउटकम। भाई देखो ट्रेजेडी में जो अंत होता है उसे कैटेस्ट्रॉफ कहा जाता है, और जो कॉमेडी में होता है दैट इज डिनूमे, यानी कि जब अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट, जब सब जो है सुलझ जाता है। कैटेस्ट्रॉफ बहुत बड़ी मुसीबत, डिनू में अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट। कैटेस्ट्रॉफ मतलब बेसिकली जो ट्रेजेडी का पर्पस होता है कैथारसिस होता है, पर्गेशन ऑफ फीलिंग्स होता है, और डिनू में और कॉमेडी का पर्पस होता है कि एक कॉमिक रिलीफ जो है वो देना। तो आउटकम, पर्सपेक्टिव एंड आउटकम आर द जो है बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। ट्रेजेडी टिपिकली एंड्स विद वही बहुत बड़ी मुसीबत, जैसे मैंने कैटेस्ट्रॉफ कहा था, और उसका सही जवाब है आपका बी, दैट इज डेथ एंड डाउनफॉल। डेथ एंड डाउनफॉल। कॉमेडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कॉमेडी को कैरेक्टराइज किससे करोगे? सोलोमन एंड ominous tone, inevitable fate, focus on human suffering, humor and happy conclusion, और जिसे हम डिनू में भी कह सकते हैं। 28 का आंसर है डी, और आपने भी यही जवाब दिया होगा। Which emotion does tragedy primarily arouse? Pity and fear, joy and laughter, contentment या indifference? तो भाई देखो ट्रेजेडी के दो मेन जो हैं वो इमोशंस होते हैं। पिटी कि अरे यार इस हीरो के साथ जो हो रहा है ना वो होना नहीं चाहिए। फियर, कहीं जो इसके साथ हो रहा है वो हमारे साथ ना हो। फिर उसके बाद कैथारसिस, जब हम रोते हैं फूट फूट के ट्रेजेडी देख के तो वो ईज ऑफ करता है इमोशंस को। In comedy, the action typically moves toward isolation and death, existential crisis, suffering and punishment, freedom और renewal। तो भाई देखो कॉमेडी में जो एक्शन मूव करता है फ्रीडम और रिन्यूअल, मुक्त हो जाता है, फ्रीडम और रिन्यूअल। तो ये 30 क्वेश्चन यहाँ तक हुआ। अब चलिए ग्रे एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एक जो एलिजी है इट इज नीदर अ पेस्टोरल एलिजी nor a personal elegy, it's an impersonal elegy which is written on the death of common people। ये जनरल लोगों के लिए लिखी गई है, उनके लिए जिनके लिए कोई विलाप नहीं करता। तो ये जो गे की एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, दैट वाज रिटन इन, एक्चुअली इट वाज रिटन इन 1750। It got published in 1751. For the first time it got published in 1751 and it was written in 1750। तो ये लिखी गई थी 1750 में, but it got published in 1751। The poem's central theme is, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड की जो सेंट्रल थीम है डेथ एज एन इक्वल, क्योंकि ये जो पोएट भी है ना ग्रे, इन्हें ये ही वॉज अ लीडर ऑफ द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री है। बहुत सॉम्ब्रे और बहुत सॉलमन जो है ये पोएम्स लिखा करते थे। तो पोएम सेंट्रल थीम क्या है? डेथ एज एन इक्वलाइजर एंड अनफुलफिल्ड पोटेंशियल। द फ्रेज द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, ये पैराडॉक्स है मगर बिल्कुल सत्य है कि चाहे आपके जीवन में आपको कितना ही कुछ मिल जाए, मरना तो है ही एक दिन। अल्टीमेटली हर कोई एक बात की प्रिडिक्शन जरूर कर सकता है, जो आया है वो जाएगा ही। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, दैट्स अ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट एंड दैट्स ट्रू। पैराडॉक्स का मतलब ही यही होता है कि दिखने में जो है वो चीज ऐसे लगता है कि इट कांट बी ट्रू, मगर वो सच है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही फेमस क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, अमर पट्टा कोई लिखवा के नहीं लाया है। इसीलिए इसका है दैट इज द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ फॉर ऑल, मरना तो एक दिन सबको है। इन द पोएम चिल पेन्यूरी सिंबलाइज, पेन्यूरी मतलब होता है गरीबी,
तो इसका मतलब यही है कि कई बार व्यक्ति जो होता है ना, वो उसमें के अंदर पोटेंशियल की कमी नहीं होती है, मगर गरीबी जो होती है ना, उसकी पोटेंशियल का गला घोट देती है। तो पॉवर्टी दैट स्टिफल्स पोटेंशियल। ग्रेज एलिजी ऑनर्स, ये मैंने आपको बताया था, इट्स नीदर अ पर्सनल एलिजी नॉर अ पिस्टोरल एलिजी, इट्स एलिजी, इट्स एन एलिजी फॉर द जनरल पीपल। तो ये एक वो एलिजी है। तो बेसिकली ये पुअर विलेजर्स के लिए है, फॉर दिस इज एन एलिजी फॉर पुअर विलेजर्स। कीट्स की ओड ऑन अग्रेशन अर्न, ओड ऑन अग्रेशन अर्न वाज रिटन इन, कीट्स ने बहुत बढ़िया ओड्स लिखे थे 1819 में। ये कुछ 6 ओड्स हैं जिनको बेस्ट ओड्स कहा जाता है, पब्लिश हुए थे 1820 में। द फेमस कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द पोएम ओड ऑन अग्रेशन अर्न इज ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी ये नोन टू ऑल। तो दैट इज बी ब्यूटी इज ट्रुथ। और ये आपका कियासमस का एग्जाम्पल भी है। The urn in Keats' poem represents आर्ट्स परमानेंस वर्सेस लाइफ ट्रांजिएंस, की आर्ट जो है ना, उस पे अगर कोई चीज बन जाती है, कोई भी चीज अगर आर्ट में आ जाती है, पेंटिंग है, कोई भी चीज है, दैट इज परमानेंट, वो कभी खराब नहीं होती। तो जिंदगी, इंसान जो है वो नश्वर है। द पोएम इज पार्ट ऑफ कीट्स कलेक्शन। एक्चुअली ये जो लामिया वगैरह के साथ 1820 में हुई थी, लेकिन ये इसको इस तरीके की एक इनका एक 6 ओड्स का कलेक्शन था, द ग्रेट ओड्स ऑफ 1819। तो ये 6 ओड्स के उसमें आया था। वैसे ये लामिया वगैरह के साथ पब्लिश हुई थी 1820 में। व्हाट पैराडॉक्स डज कीट्स एक्सप्लोर इन द पोएम, इस पोएम में क्या विरोधाभास देखने को मिलता है? आर्ट्स परमानेंस एंड लाइफ ट्रांजिएंस, art's permanence and life's transience. ब्राउनिंग प्रॉस्पिस, ब्राउनिंग की जो पोएम है प्रॉस्पिस, एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन है कि इस टाइटल का मतलब क्या है। प्रॉस्पिस का मतलब है लुक फॉरवर्ड, आगे देखना, दैट इज बी लुक फॉरवर्ड। द सेंट्रल थीम ऑफ प्रॉस्पिस इज फेसिंग डेथ विथ करेज एंड होप। एक इसकी बहुत ही फेमस लाइन है ना कि वन मोर, क्या है बहुत ही जो फेमस लाइन है इसकी, दैट आई वांट टू टेल यू। I was ever a fighter, so one fight more, the best and the last. I was ever a fighter, so one fight more, the best and the last. बहुत ही बढ़िया लाइन है, क्योंकि ब्राउनिंग जो है विक्टोरियन एरा के बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पोएट माने जाते हैं, एंड ही कंपोज दिस पोएम राइट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ। और वो कहते हैं कि मैं हमेशा से एक फाइटर रहा हूँ, और अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइटर, सबसे बेस्ट फाइटर, बिकॉज इस फाइट के बाद आई विल रीयूनाइट विद माई वाइफ, तो फेसिंग डेथ विद करेज एंड होप। ब्राउनिंग रॉट प्रॉस्पिस राइट आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ, अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद लिखी थी। ईट्स द सेकेंड कमिंग, द ओपनिंग लाइन टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गाया यूजेस विच सिंबल, दैट इज अ स्पाइरल रिप्रेजेंटिंग, तो कि 2000 साल बाद इतिहास बदलता है, तो एक स्पाइरल दिखाया है, एक लट्टू दिखाया है, दैट इज अ स्पाइरल रिप्रेजेंटिंग हिस्ट्री साइकिल्स, अ स्पाइरल रिप्रेजेंटिंग हिस्ट्री साइकिल्स। द सेकेंड कमिंग वॉज रिटन इन रिस्पॉन्स टू, सेकेंड कमिंग जब लिखी गई थी, इट वॉज रिटन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इट्स आफ्टर मैथ। वैसे भी वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत लोगों के भ्रम टूट गए थे, तो उसके बाद ये लिखी गई थी ये पोएम, दैट इज द सेकेंड कमिंग। द रफ बीस्ट, इस पोएम में सेकेंड कमिंग का जो सिंबॉलिकल मीनिंग है द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और रफ बीस्ट जो है वो सिंबलाइज करता है कि भाई आगे आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होने वाला है, एक एपोकैलिप्टिक जो है वो एरा दिख रहा है, न्यू पोटेंशियली डेंजरस एरा। द फ्रेज थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड सजेस्ट, कि भाई चीजें जो है अब हाथ से निकल गई हैं, अब सेंटर के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो दैट इज सोसाइटल कोलैप्स। नाउ पीपल जो है वो बिल्कुल हाथ से निकल गए हैं, और जैसे
फैल्कन और फैल्कनर वाला जो है उन्होंने मेटाफर यूज किया है। द पोएम ड्रॉज अपॉन ईट्स थ्योरी ऑफ, ईट्स ने इसमें जो थ्योरी दी है वो थ्योरी रोमांटिक लव, मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स, सोशल डार्विनिज्म की नहीं है, साइक्लिकल हिस्ट्री की है कि हर 2000 साल बाद इतिहास जो है वो बदलता है। कमला दास इंट्रोडक्शन। कमला दास भारत की सिल्विया प्लाथ कहलाती हैं, भारत की जो है वो कहलाती है मदर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहलाती हैं। ही वॉज कन्फेशनल पोएट जस्ट लाइक सिल्विया प्लाथ। तो उनकी जो पोइट्री है वो किस चीज के लिए जानी जाती है? बेसिकली कमला दास जी की पोएम्स जानी जाती हैं फेमिनिस्ट थीम्स और कन्फेशनल मोड के लिए, फेमिनिस्ट थीम्स एंड फीमेल ऑटोनॉमी। इन एन इंट्रोडक्शन दास चैलेंजेस, इंट्रोडक्शन में कमला दास जी किस चीज को चैलेंज करती हैं? पेट्रियार्कल नॉर्म्स, पेट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज करती हैं। दास एक्सप्लोरेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी इन हर पोइट्री इज, अभी मैंने आपको बताया कि वो जो है वो कन्फेशनल है, तो कैंडिड एंड डायरेक्ट, वो डायरेक्ट कहती हैं, वो घुमा फिरा के बातों को नहीं कहती हैं। ईवी लुकास का टाइट कॉर्नर आप सभी ने जो है वो पढ़ रखा होगा, और ये मेंटल टाइट कॉर्नर्स के बारे में कि सबसे ज्यादा मुश्किल, टाइट कॉर्नर का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो टाइट कॉर्नर जो है उसमें नैरेटर जो है, जो कहानी सुनाने वाला है, वो एक डिफिकल्ट कंडीशन में डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाता है कि जब उसकी जेब में पैसे नहीं है मगर वो क्रिस्टीज में जाकर, ऑक्शन हाउस जो है क्रिस्टी में जाकर ऑक्शन लगा देता है। द नैरेटर प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज, नैरेटर को प्रॉब्लम होती क्यों है? क्योंकि जितने पैसे उसके पास है नहीं ना, एक सोशल प्रिटेंशियसनेस भी होती है। जो चीज मजाक में शुरू होती है वो कब बहुत सीरियस हो जाती है। ही बिड्स मोर मनी देन ही हैज। द नैरेटर इज सेव्ड व्हेन, वो नैरेटर कब बचता है? कि जब वो, जिस क्रिस्टी में बहुत महंगी पेंटिंग्स मिलती हैं और उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, मगर वो तो केवल मजाक मजाक में जो है वो बिड लगाया जा रहा है, अचानक जो दूसरा बिडर है वो रुक जाता है, तो यहाँ पर अब वो उसकी जान बहुत आफत में आ जाती है कि करे तो करे क्या। मगर कहता ना कि वो कहता है कि कभी मैंने कुछ ऐसा कुछ करा होगा कि मेरे पास लौट कर वो वापस आया, अच्छा कि ओरिजिनल बिडर जो है वो उससे पेंटिंग खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो है उसका प्रोटैगनिस्ट का नाम क्या है? फिलिप पिरिप, या जो अपना नाम बोल नहीं पाता तो वो बोलता है पिप, दैट इज पिप। द सेंट्रल थीम ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज, ग्रेट एक्सपेक्टेशन की जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? एम्बिशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। किसका? फिलिप पिरिप का। पूरे टाइम बेचारा ये सोचता रहता है कि मिस हैविशम ने उसके ऊपर इन्वेस्ट करा है, और ये उसका भ्रम भी टूटता है। मिस हैविशम जो एस्टेला को पालती है तो वो पालती ही किस लिए है? सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनाने के लिए नहीं, मर्सीलेसली ब्रेक मेन्स हार्ट्स, आदमियों का दिल तोड़ने के लिए। द नॉवेल्स moral lesson emphasizes that wealth is the key to happiness, affection and conscious matter more than social advancement। बेसिकली इसमें यही दिखाया गया है, इसमें जो पिप के जो ब्रदर इन लॉ है वो सबसे अच्छा जो है वो व्यक्ति दिखाया है, फिर जो फिलिप का बेनिफेक्टर है वो दिखाया कि जिंदगी में कॉन्शियस और अफेक्शन कितना जरूरी है एज कंपेयर टू अफेक्टेशन। द ग्रेप्स ऑफ रेथ इज सेट ड्यूरिंग, ग्रेप्स ऑफ रेथ जो है ये बेसिकली जो ये नॉवल है ये समाज के एक निचले तबके के बारे में जो है वो लिखा गया है, यानी कि इसे प्रोलिटेरिएट नॉवल जो है वो कहा जाता है। तो ये नॉवल क्या किस दौरान लिखा गया था? दैट वाज द ग्रेट डिप्रेशन एंड डस्ट बोल, द ग्रेट डिप्रेशन एंड डस्ट बोल जो है उसके में लिखा गया था। द जोड फैमिली ट्रेवल्स फ्रॉम ओक्लाहोमा टू, जोड फैमिली जो है ओक्लाहोमा से कहाँ जा रहे हैं? दे आर गोइंग टू न्यूयॉर्क। जोड फैमिली जो है वो जा रहे हैं ओक्लाहोमा से न्यूयॉर्क जो है वो जा रहे हैं। तो यह आज अभी देखती हूँ मैं और भी कितने क्वेश्चंस इसके, अभी ये वाले देखती हूँ मैं, इनको तो पूरे ही करा ही देती हूँ।
फिर आगे बढ़ते हैं। अ मेजर थीम ऑफ द नॉवल इज, इस नॉवल की मेजर थीम क्या है? कलेक्टिव स्ट्रगल एंड सोशल जस्टिस, इंडिविजुअल सक्सेस, रिलीजियस कन्वर्जन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो देखो इस नॉवल की जो मेन थीम है ना वो है कलेक्टिव स्ट्रगल। कितनी मुश्किल से बेचारे गाड़ी करते हैं, कितनी मुश्किल से पहुंचते हैं, कैसे कैंप में रहते हैं, वहां भी उनकी किस तरीके से बेइज्जती होती है और बाद में भी सब कुछ जो है बर्बाद हो जाता है। द टाइटल द ग्रेप्स ऑफ रेथ सिंबलाइजेस, ग्रेप्स ऑफ रेथ जो है वो ये बताता है दैट इज ऑपरेशन एंड इवेंचुअल डिलीवरेंस थ्रू कोऑपरेशन, कि लास्ट में जो है दैट इज ऑपरेशन एंड इवेंचुअल डेवलिवेशन। अब इसके बाद आप लोगों ने बर्ट्रैंड रसल का द रोड टू हैप्पीनेस अगर पढ़ा हुआ हो, तो रोड टू हैप्पीनेस जो है रसल का सेंट्रल मैसेज क्या है अबाउट हैप्पीनेस? दैट इट इज गेन्ड बाय, ये सारे मिलते जुलते से ऑप्शन हैं तो इसीलिए आप लोगों से कह रही हूँ कि देख के देखिए और बताइए इसे क्या होना चाहिए। एंड दैट इज बीइंग आउटवर्ड लुकिंग इन वर्क एंड रिलेशनशिप्स, बीइंग आउटवर्ड लुकिंग इन वर्क एंड रिलेशनशिप्स। रसल आइडेंटिफाइज विच ऑब्स्टिकल टू हैप्पीनेस, जब इंसान जो होता है ना बहुत ज्यादा अपनी हैप्पीनेस को त्याग देता है, बहुत त्यागी बन जाता है ना, तो वो व्यक्ति ना तो खुद खुश रहता और ना दूसरे को खुश रहने देता। एंड दैट्स ट्रू, दैट्स अ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। इफ समवन इज जो है कुछ चीज को रेनिशिएट कर रहे, कुछ चीज को वो लोग छोड़ रहे हैं, तो वो सोचते हैं अगर हमको नहीं मिला तो दूसरे को भी नहीं मिलना चाहिए। तो रसल जो है वो हैप्पीनेस के रास्ते में क्या है? एक्सेसिव सेल्फ प्री ऑक्यूपेशन। अकॉर्डिंग टू रसल हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन, रसल के हिसाब से हैप्पीनेस किस चीज पर डिपेंड करती है? भाई सभी पे डिपेंड करती है, बोथ एक्सटर्नल सरकम, भाई बाहर के सरकमस्टांसेस पे भी और इंटरनल पे। ऐसा नहीं होता ना कि आप बाहर की सरकमस्टांसेस से भी बहुत सारी चीजों पे प्रभाव जो है वो पड़ता है, और ये तो दैट इज ट्रू। अब बाकी जो है आज मैंने 65 क्वेश्चंस कराए हैं और बाकी के बचे हुए जो और क्वेश्चंस है 120 का ही सेट जो है इसे करवाना है, तो इसे बाकी का बचा हुआ कल कराऊंगी। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल। और आप लोग, सबसे बड़ी बात मैं आप ये कहना चाहूंगी कि अफवाहों से किसी भी प्रकार की चीजें से दूर रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीज अपने हाथ में नहीं है ना उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस ये वाली बात जो है याद रखिएगा। और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। तो इसीलिए आप लोग का काम कोशिश करना है, बाकी चीज़ों पे ध्यान देना नहीं है। कोशिश कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्ट्रैक्शंस आते ही आते हैं। वो जैसे वो पहले के टाइम में ये नहीं होता था कि जब ऋषि ऋषि मुनि जो है, जो जैसे हम लोग उसमें दिखते हैं जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स होते हैं कि जब ऋषि मुनि जो तप किया करते थे तो बहुत सारे राक्षस और ऑल दैट जो है उनके उसमें विघ्न डालने का प्रयास करते थे। तो उसके बावजूद भी वो लोग विघ्न डलने के बावजूद भी वो लोग अपनी तपस्या करते रहते थे और उसे खंडित नहीं होने देते थे। इन द सेम वे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। आप सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस रहिए और बाकी ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। और पेपर की तैयारी शांत चित्त से कीजिए।